डिंग 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 डिंग। नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज़ एग्रीकल्चर। ठीक है जी। तो इससे पहले का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो अगर किसी ने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देखो और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर पे आओ, आपको ज़्यादा अच्छे से इन डेप्थ समझ में आएगा। ठीक है। नाउ 1947 में 15 अगस्त को जब हिंदुस्तान से ब्रिटिशर्स भागते हैं, जाते हैं यहाँ से, तो तब ये एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो चुका होता है। मतलब जो क्वालिटी ऑफ मनी, क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो पहले से एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता है आम जनता को, वो किस तरीके से अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। और साथ साथ जो लोग हैं अब इस एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर निकल के किसी और सेक्टर की तरफ देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, 85% ऑफ द पॉपुलेशन, 85% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है जी, वो 85% ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और अगर ये एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने वाली पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, ज़्यादातर लोग जो होंगे वो रूरल एरियाज़ में रहेंगे ना। तो मतलब रूरल एरियाज़ में ही ये एग्रीकल्चर सेक्टर वाले लोग रह रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर कहाँ हो रहा है? रूरल एरियाज़ में ही हो रहा है, जहाँ पे खेती खेत है, ज़्यादातर मॉल्स नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे जो जिस एरिया में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है उसको ज़्यादातर आपको रूरल ही देखने को मिलता है। तो क्या होता है भाई कि 85% जो पॉपुलेशन है वो किस में एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। और अगर एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है इसका मतलब क्या है कि भाई इंडिया के पास क्या होना चाहिए? ग्रेन्स ही ग्रेन्स होने चाहिए। और अगर इंडिया के पास ग्रेन्स ही ग्रेन्स होने चाहिए इसका मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर स्टारवेशन बिल्कुल ही होना चाहिए। लेकिन जब यह हालांकि पहले पॉसिबल था, लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आते हैं तो 85% पॉपुलेशन तो एंगेज रहती है किसके अंदर? एग्रीकल्चर के अंदर। लेकिन उसके बाद भी इंडिया के लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ता है, स्टार्व करना पड़ता है। ठीक है जी। तो देखो होता क्या है बेसिकली, ऐसा क्यों होता है, ये आज हम इन 4 कारणों के बेसिस पे पढ़ेंगे। पहला कारण क्या था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स सबसे पहले एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम क्या था? लैंड सेटलमेंट। ठीक है जी, लैंड सेटलमेंट। दूसरी पॉलिसी क्या था? कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है जी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है। अब तीसरी जो जिस तरीके जो कारण था आपके पास, वो कारण कौन सा था? वो कारण था लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है जी। अब फोर्थ कारण को अगर हम समझें तो दैट इज नोन एज व्हाट? स्कार्सिटी, स्कार्सिटी ऑफ फंड्स यू कैन से। ठीक है। और यू कैन से मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो होता क्या बेसिकली, जब एग्रीकल्चर सेक्टर इतना प्रभावित हो जाता है इन 4 बेसिकली स्टेप्स से जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लिए जाते हैं, वो इतने ज़्यादा इम्पैक्ट कर देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे कि भाई यहाँ का जो आम आदमी है, जो आम जनता है, वो इससे उभर ही नहीं पाता। और अल्टीमेटली इंडिया के इंडिपेंडेंस डे आते आते इतनी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे गरीबी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है इसी सेक्टर में। और इसी सेक्टर का डेवलपमेंट सरकार सबसे ज़्यादा करने की कोशिश करती है, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर में 1991 से जो LPG रिफॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब जो फर्स्ट क्या है? लैंड सेटलमेंट। अब लैंड सेटलमेंट होता क्या है, मेरी बात ध्यान समझना। लैंड सेटलमेंट बेसिकली क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे? ब्रिटिशर्स ने ये एक ज़मींदार को अपॉइंट कर दिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स के पास जो ज़मीनें हैं उनसे टैक्स वसूलने के लिए। अब जो टैक्स वसूलने के लिए ब्रिटिशर्स ने इन ज़मींदारों को बोला कि भाई ऐसा करो कि तुम इन सभी फार्मर से जाके आप ना टैक्स लेके आओ। ठीक है जी। अब होता क्या था कि अब ज़मींदार अगर इनसे टैक्स वसूलेंगे तो क्या होगा? तो भाई इन ज़मींदारों को टैक्स देना पड़ेगा। और अगर अगर फार्मर्स टैक्स ज़मींदारों को नहीं दे पाए तो प्रॉब्लम वाली बात है भाई। ये ज़मींदार जाके उनकी लैंड को कन्फिस्केट कर लेगा और उनको कब्जा लेगा, और कब्जाने के बाद वो आगे किसी को क्या करेगा? वो आगे किसी को किराए पे दे देगा ताकि वहां से वो कर को वसूल सके। और इन केस अगर ये लोग पे नहीं कर पाते हैं तो अल्टीमेटली जो ये जमींदार है, जमींदार रिस्पॉन्सिबल होगा किसके? ब्रिटिशर्स के लिए। अल्टीमेटली क्या होता है कि भाई
यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स दबाव डालते थे ज़मींदार पे, और अगर ज़मींदार इनसे टैक्स वसूलने में सही नहीं मतलब एक खरा नहीं उतरता तो ब्रिटिशर्स बोलते थे निकल बेटा, पहली फुर्सत में निकल, ठीक है। और अगर ज़मींदारों को टैक्स नहीं मिलता था इनसे तो ये फार्मर्स को बोलते थे तुम भी निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, ठीक है कि नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होता था कि यहाँ पे लैंड सेटलमेंट कुछ इस तरीके से की गई थी कि जो ज़मींदार थे इनको, ज़मींदारों को फार्मर से लगान वसूलना होता था। क्या वसूलना होता था भाई? लगान वसूलना होता था। और अगर ये लगान वसूलते थे तो लगान इनको नहीं मिल पाता था तो ये भी इनको एविक्ट कर देते थे, लैंड से निकाल देते थे। और अगर ये ज़मींदार नहीं इनको टैक्स पे करता था, मतलब ज़मींदार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता था अपनी, तो ब्रिटिशर्स इसको हटा देते थे। और यही कारण था, ये सबसे मेन कारण क्या था कि ब्रिटिशर्स कभी भी सामने नहीं आना चाहते थे, किसके? फार्मर्स के। अब हम आगे चलते हैं कि भाई सिंपल सी बात है क्या कि भाई कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है जी। अब कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं ना, ब्रिटिशर्स अब ना इंडिया के खाने पीने से ज़्यादा ना मतलब अटैच नहीं है कि इंडिया के लोग अच्छे से फूड ग्रेन्स उगा रहे हैं, खुद के ऊपर कंज्यूम कर रहे हैं, खुद के लिए उगा पा रहे हैं, नहीं उगा पा रहे। उनको क्या था? उनको बिजनेस करना था। वो फार्मर्स को ये बोलते थे कि आप ना कैश क्रॉप्स उगाओ। आप क्या उगाओ? कैश क्रॉप्स उगाओ। वो क्रॉप्स उगाओ जिसका दाम या जो एज अ रॉ मटेरियल आगे ब्रिटेन में जाने वाली इंडस्ट्रीज में काम में आ सके। तो सिंपल सी बात है कि इंडिया से जो माल था वो ब्रिटेन जाता था, तो ये माल कौन सा जाता था? कुछ ऐसा माल जाता जैसे रबर हो गया, ठीक है, जैसे आपका कॉटन हो गया, जैसे आपके पास जूट हो गया, ताकि वहां जाके ये इन्हीं कॉटन, रबर और जूट को मॉडिफाई कर सके एज अ फिनिश प्रोडक्ट्स, और वो इंडिया में आके या अदर यूरोपियन कंट्रीज में जाके वो बेच सके और पैसा कमा सके। तो इंडिया के फूड ग्रेन से इन ब्रिटिशर्स को ज़्यादा कुछ लेना देना था नहीं। अल्टीमेटली उन्होंने क्या बोला कि आप ना कमर्शियल क्रॉप्स उगाओ। कौन सी कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं? कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं एग्जाम्पल इंडिगो। क्या होता है भाई? इंडिगो। आजकल जो आप उजाला मतलब आप उजाला देखते होगे, आपके पेरेंट, आपकी मदर जो है वो कपड़े धोती होंगी, या आप घर में कोई मेड होगी वो कपड़े धोती होगी, तो वो क्या करती है? वो आपके व्हाइट क्लोथ्स के ऊपर नील लगा देती है, दैट इज इंडिगो। लेकिन आज वो इंडिगो सिंथेटिकली, लेबोरेटरिकली आपका प्रोड्यूस हो रहा है इंडस्ट्रीज में, लेकिन पहले उसकी खेती हुआ करती थी, और वो खेती जो है वो खेती किसानों के लिए बहुत हार्मफुल होती थी, जिसके कारण उनकी ज़मीन जो है वो हो जाती थी खराब। मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर ये खेती खराब हो जाती थी तो इसका नुकसान किसको भरना पड़ता था? इसका नुकसान भी फार्मर्स को भरना पड़ता था। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स कोई सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे। तो सिंपल सी बात है क्या कि कैश क्रॉप्स का उगाना अल्टीमेटली एक ब्रिटिशर्स के लिए तो प्लस था, लेकिन जो इंडियंस थे उनके लिए माइनस था। अब कैश क्रॉप्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो पीनट्स हो गया। पीनट्स भी एक कैश क्रॉप है। पीनट क्या है कि भाई ऑब्वियस ही बात है, पीनट से कोई रॉ मटेरियल आप कुछ फिनिश प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते हो, लेकिन हाँ पीनट से आप उसको मार्केट में खाने के लिए बेच सकते हो। हालांकि इंडियन ये एक मतलब ये स्टेपल क्रॉप तो नहीं है ना। स्टेपल क्रॉप क्या होती है? जिसको हम डेली कंज्यूम करते हैं। तो पीनट्स को हम डेली कंज्यूम तो नहीं करते ना भाई, वो तो तब कंज्यूम करते हैं जब मौसम बना हो, ठीक है कि नहीं? तो तब पीनट को कंज्यूम करते हैं। पीनट को तब कंज्यूम तो नहीं करते ना जब रोज रोज हमने खाना हो, या रोज रोज जैसे हम आटा खाते हैं, हम चावल खाते हैं। दीज आर स्टेपल क्रॉप्स। तो पीनट्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टेपल, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ स्टेपल क्रॉप, बट इट इज अ काइंड ऑफ कमर्शियल क्रॉप, जो कभी कभार खा रहे हैं और पैसे देके हम उसको अपनी सेटिस्फैक्शन कभी कभार पूरी कर रहे हैं। इज इट ओके और नॉट? तो इसी में आ जाता है आपके पास, अगर हम बात करें क्या आ जाता है, कॉटन आ जाता है, ठीक है, फिर आपका जूट आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारी कमर्शियलाइजेशन क्रॉप्स का कमर्शियलाइजेशन कौन करके बैठे थे? ब्रिटिशर्स करके बैठे थे, जिनको उगाना इंडियन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ थी। लेकिन इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा कौन उठाता था? ब्रिटिशर्स उठाते थे। और अगर खुद सोचो, इसी एक पीस ऑफ लैंड पे मेरे पास, इंडिया के पास मान लो सिर्फ इतनी ज़मीन है। अब पहले इंडिया अपने संसाधनों को इसी ज़मीन से पूरा करता था, फूड ग्रेन्स को इसी ज़मीन से पूरा करता था। अब आने वाले टाइम में जो ये फूड ग्रेन्स थे, फूड ग्रेन्स को किसने रिप्लेस कर दिया? इन्हीं कैश क्रॉप्स ने रिप्लेस कर दिया। तो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। फूड ग्रेन्स कम उगेंगे, और अगर फूड ग्रेन्स कम उगे तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे मतलब जो इंडिया है, इंडिया को स्टार्व करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ही तो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। जो भी कंट्री उसको प्रोड्यूस करेगा उसको स्टार्व करना पड़ेगा, मतलब भूखा रहना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स वाज अनदर एस्पेक्ट जिसने एग्रीकल्चर का डिफॉल करवाया। मतलब स्टैग्नेशन जो एग्रीकल्चर में हुई वो कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स के थ्रू भी हुई, ठीक है जी। अब लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, अब मेरी बात ध्यान से समझना। आज भी हम अपनी ज्योग्राफी के अंदर छोटी क्लासेस में ये बात पढ़ते हैं
कि जो एक क्रॉप्स है ना, जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स को हमें इरिगेशन की फैसिलिटीज़ चाहिए। क्रॉप्स अगर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ क्रॉप्स को चाहिए, उसके साथ साथ अच्छे फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम इन द सेंस क्या कि पानी एक टाइम से अच्छे से आए और अच्छे से निकल जाए। फ्लड कंट्रोल मेजर्स भी चाहिए। सॉइल की क्वालिटी को चेक करना भी चाहिए। तो अगर सॉइल की क्वालिटी अच्छे से चेक हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, मतलब फार्मर जो थे वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसके अंदर फर्टिलाइजर ऐड कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? पहली बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इरीगेशन। ठीक है जी। अब इरिगेशन पे अगर हम बात करें तो साल में एक ही मौसम ऐसा आता है जिसमें बारिश होती है। तो सिंपल सी बात है, फार्मर्स को पानी भी तो उसी मौसम में अवेलेबल होगा। तो फार्मर क्या करते थे? फार्मर साल में या तो एक ही क्रॉप उगा पाते थे या तो कोई भी नहीं उगा पाते थे। क्यों? क्योंकि किसी रीजन में, किसी रीजन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो सकता है बारिश ना हो। तो कभी बारिश नहीं हुई तो फार्मर की क्रॉप गई, और अगर बारिश हो गई तो मुश्किल से एक क्रॉप होगी, वो भी बारिश के सीजन में। ठीक है कि नहीं? आया बात समझ में? तो सिंपल सी बात है कि इरिगेशन इज वेरी नेसेसरी। अगर इरिगेशन नहीं मिलती तो दिक्कत हो जाती है, और ब्रिटिशर्स ने इस इरिगेशन पे कोई काम नहीं किया। और अगर ब्रिटिशर्स इस इरिगेशन पे काम करते तो मजा ही आ जाता। मतलब सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो था वो अपनी एग्रीकल्चरल जो इंपॉर्टेंस है और एग्रीकल्चर में से जो लोग निकल रहे हैं उनको अच्छे से हेल्दी वेल्दी बना पाता। अच्छे से हेल्दी तो आज नहीं है बट वेल्दी बना पाता। तो सिंपल सी बात है कि भाई इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट क्या आपके पास अगर मैं बात करूं तो फर्टिलाइजर्स। अब ब्रिटिशर्स ने इनको कैश क्रॉप उगाने का इंसेंटिवाइज तो कर दिया कि भाई उनको इंसेंटिव दिया कि भाई ऐसा करो तुम कैश क्रॉप उगाओ, लेकिन जो इनको एक प्रोत्साहन मिला कैश क्रॉप्स उगाने से, वही प्रोत्साहन उनका टूट गया। कब? जब वो फर्टिलाइजर्स नहीं मिले उनको। अब फर्टिलाइजर्स नहीं मिलेंगे तो आप कोई भी क्रॉप उगा लो, चाहे वो कैश हो चाहे वो आपके पास फूड क्रॉप हो, तो वो आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देगी। तो उस टाइम जो भी था वो सारा का सारा काम किसको करना पड़ता था? सारा का सारा काम किसको करना पड़ता था? ये फार्मर बेचारे किसान, हमारे देश के नींव जो फाउंडेशन है, उसी को सारा का सारा मतलब बियर करना पड़ता था। अदरवाइज आज अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आते, एक ऐसा माना जाता है अगर आज ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आते तो इंडिया आज भी दुनिया को एक यू कैन से कि भाई वो व्हीट बॉल, आज पंजाब को व्हीट बॉल बोलते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं इंडिया को एग्रीकल्चर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात है कि भाई फर्टिलाइजर जो है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी नेसेसरी। इसके बाद आपको फ्लड कंट्रोल करना पड़ेगा भाई, फ्लड कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप फ्लड कंट्रोल नहीं करते हो तो सिंपल सी बात है कि फ्लड कंट्रोल ना करने की वजह से आपकी सारी की सारी क्रॉप्स बर्बाद हो सकती हैं। अब ऑब्वियस ही बात है कि आपको पता है कि किसी भी खेत के अंदर जो ऊपर वाली लेयर होती है, ऊपर वाली जो लेयर होती है मिट्टी की, वो सबसे उपजाऊ लेयर होती है। और अगर पानी आएगा इस लेयर को बहा के ले जाएगा तो क्रॉप गया, क्रॉप पूरा का पूरा गया। और अगर एक बार क्रॉप गया तो मतलब उस साथ मिट्टी भी गई, तो आप अगली बार भी क्रॉप को नहीं उगा सकते। तो यहाँ पे फ्लड कंट्रोल के भी कोई मेजर्स नहीं लिए गए, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। दूसरी बात क्या है, आपने ज्योग्राफी देखो, अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स इज मतलब वी आर डिस्कसिंग इकोनॉमिक्स बट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू इट्स ज्योग्राफी। तो we need to discuss geography also while we are studying economics of India. We need to study geography of India also. तो सिंपल सी बात है कि बचपन में हमने पढ़ा था क्या कि फ्लड कंट्रोल जो मेजर्स हैं वो सरकार लेती है ताकि किसानों की ज़मीन बच जाए। तो उसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करते हैं? डीसैलिनेशन ऑफ यू कैन से कि सॉइल। अब जब आप किसी भी मिट्टी पे कोई भी प्रोडक्ट उगाओगे तो मिट्टी पे जो प्रोडक्ट उग रहा है वो क्या हो जाएगा? सेलाइन हो जाएगा। मतलब वो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे सॉल्ट्स आ जाएं, ऐसी यू कैन से कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएं जो कि हो सकता है कि सॉइल को, उसकी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर दें। अब वो प्रोडक्टिविटी अगर रिड्यूस हो गई तो उस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने को हम क्या बोलते हैं? डीसैलिनेशन। उसके अंदर से हार्मफुल सॉल्ट्स को निकालना, उसको ट्रीट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? डीसैलिनेशन ऑफ सॉइल बोलते हैं। ये भी बिल्कुल भी नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है जी। तो अल्टीमेटली ये कुछ रीजंस ऐसे थे कि भाई जिससे हमें पता चलता है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा एग्रीकल्चर को जो स्टैग्नेशन हुआ वो ब्रिटिशर्स के इन्हीं कुछ स्टेप्स की वजह से हुआ। अब जो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वो क्या है? स्कार्सिटी ऑफ
यू कैन से फंड्स या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और अगर स्कार्सिटीज ऑफ फंड होती है, स्कार्सिटी ऑफ फंड्स होता है या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी होता है, तो सिंपल सी बात है, क्या है ये, क्या मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फंड नहीं होंगे किसी के पास तो क्या से क्रॉप उगाएगा? मेरे पास पैसा ही नहीं है बीज खरीदने के लिए, तो मैं कैसे जाऊंगा मार्केट में और कैसे बोलूंगा भैया मेरे को बीज दे दो और मैं अपनी ज़मीन में आके बीज को बोऊंगा? या फिर अब मेरे पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई यू कैन से कि मेरे पास ट्यूबवेल्स ही नहीं होंगे। अगर उस टाइम ट्यूबवेल जो थे वो ट्यूबवेल लगाए जाते थे मान लीजिए, तो उस टाइम अगर ट्यूबवेल्स ही नहीं होंगे तो मैं कैसे अपनी ज़मीन को पानी दे पाऊंगा, कैसे अपनी ज़मीन को ग्राउंड वाटर का यूज़ कर पाऊंगा और उसको पानी से भर दूंगा और ताकि मेरे को अच्छी फसल मिले। मेरी बात समझ में आ रही है? तो होता क्या है कि जो अब स्कार्सिटीज ऑफ फंड होता है, ब्रिटिशर्स ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की इसके ऊपर कि भाई फार्मर्स को अच्छी टेक्नोलॉजी दें, फार्मर्स को क्या दें, अच्छी टेक्नोलॉजी दें ताकि फार्मर्स अच्छे से किसी भी क्रॉप को उगा पाएं। तो क्या होता है यहाँ पे, नो इन्वेस्टमेंट। इसमें मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, नो इन्वेस्टमेंट। और ये नो इन्वेस्टमेंट मैं बोल रहा हूँ तो किसके संदर्भ में बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूं? ये बोल रहा हूं ब्रिटिशर्स के लिए कि ब्रिटिशर्स ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। अब ब्रिटिशर्स इस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो साथ साथ ये बात भी ध्यान रखना कि भाई अब जो अमीर होगा, जो अमीर होगा, अमीर किसान होगा जिसके पास रिसोर्सेज होंगे, वो तो कैश क्रॉप पे शिफ्ट कर जाएगा क्योंकि ब्रिटिशर्स प्रमोट कर रहे थे कैश क्रॉप्स को। और जो अगर नहीं उगा रहा था कैश क्रॉप्स तो वो उसके ऊपर पेनल्टीज, उसके ऊपर फाइन्स या उसके ऊपर जो टैक्स था वो हायर चार्ज किया जाता था। तो सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पे नो इन्वेस्टमेंट किसकी थी, स्कार्सिटी ऑफ फंड। और उसके बाद आप ये देखोगे क्या भाई कि भाई रिच और पुअर का डिवाइड होने लग गया, रिच एंड पुअर का डिवाइड हमें देखने को मिला। जब स्कार्सिटी ऑफ फंड होगा, किसी किसी के पास भी ही फंड होंगे, हर इंसान के पास, हर किसान के पास फंड नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली ये जो रिच और पुअर का डिवाइड है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जिसके कारण इंडिया के आने वाले पार्ट में, मतलब जब इंडिया आज़ाद होगा तो उसके लिए एक प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, क्या कि इस रिच और पुअर के डिवाइड को खत्म करना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये इन 4 कारणों के वजह से बेसिकली बहुत ज़्यादा, मतलब यू कैन से कि जो फ्लरिश करता एग्रीकल्चर था वो स्टैग्नेट कर गया। ठीक है, तो अब आज की क्लास में हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था और किस कंडीशन में एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के गए, क्या क्या प्रॉब्लम थी। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी जो आज भी हमें इंडिया में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फर्टिलाइजर जो आज फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है इंडिया में आज भी, मतलब ये इनके फुटप्रिंट्स आज भी हमें देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फ्लड कंट्रोल, कई बार आप देखिए असम और केरला में फ्लड कंट्रोल इनके मेजर्स नहीं है, तो ये कुछ चीज़ें पहले भी एग्जिस्ट करती थी और ये हम अपने आप से लेके आए हैं, ये हम अडॉप्ट किया है। हमने कहाँ से? ये ब्रिटिशर से अडॉप्ट किया है। और जो सरकारें इसको अच्छे से कर पाती हैं वो सरकारें अच्छी हो जाती हैं, जो सरकारें नहीं कर पाती अच्छी नहीं होती। तो ये कुछ मेजर्स थे जो कि ब्रिटिशर्स ने लिए इनके खिलाफ ताकि वो अपना इंटरेस्ट प्रमोट कर सके इंडिया के अंदर। तो आज की क्लास में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा, अगली क्लास में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को पढ़ेंगे। और आप इस वीडियो को प्यार दीजिए, मैक्सिमम लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इट और मैं आपको आपके कमेंट्स में उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायनारायण, टिंग टोंग, बाय बाय।